हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग एक और टॉपिक लेकर आए हैं। बेहतरीन टॉपिक होगा स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है, ये बात याद रखिए, आज साइन कन्वेंशन हम क्रॉस करेंगे। मतलब आज साइन कन्वेंशन आपको समझाएंगे। अगर साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आता है तो आपसे कोई भी न्यूमेरिकल टच नहीं होगा मिरर का। तो साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन के बिना न्यूमेरिकल बनाना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन समझाने से पहले आपको बताना पड़ेगा हमको कि हाँ, पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे। लास्ट टॉपिक, तो लास्ट टॉपिक हम लोग का था यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो हम उसमें एक फोटो मिस कर गए थे। किसका? तो इस पेरिस्कोप का। और पेरिस्कोप का जो फोटो आप देख रहे हैं, तो पेरिस्कोप में आप देख रहे हैं कि हाँ, वहां से लाइट किसी चीज को देखने के लिए देखे, वहां पर कर्व करके, ऐसे करके, और मिरर लगा हुआ है, प्लेन मिरर लगा हुआ है। वो क्या करता है, किसी चीज को देखिए, एक तरफ में आई है, दूसरी तरफ में पेड़ है, पेड़ का फोटो दिखा रहा है। और दूसरा जो है वो है सेक्सटेंट। तो सेक्सटेंट का भी फिगर हम लोग को देखना था। तो सेक्सटेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? तो सेक्सटेंट का मतलब है, इससे क्या करते हैं, तो इसको देखिए, वहां पर एक लाइट की तरह है, उस लाइट को ऐसे ऐसे करके एंगल मेजर कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक हम लोग देख रहे थे यूज ऑफ प्लेन मिरर। आज हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में स्पेशली हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन किसके लिए देखेंगे? तो जितने भी मिरर होते हैं सबके लिए देखेंगे। लेकिन बेसिकली हम हेडिंग क्या दिए हुए हैं? तो हेडिंग दिए हुए हैं कनकेव मिरर, और दूसरा दिए हुए हैं कन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। और एक मास्टरपीस डेफिनेशन इसके पिछले वाले क्लास में आपको समझा चुके हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह डैश डैश होता है उसे डैश डैश दर्पण कहते हैं। तो यहां पर जैसे ही कहा जाए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको अवतल दर्पण, इसको गोलीय दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो क्लियर हो जाएगा ना, आपको समझ में आता है कि अच्छा, अवतल का मतलब जिसका धसा हुआ हो परावर्तक सतह अवतल, और जिसका उभरा हुआ, उठा हुआ हो, निकला हुआ हो, बाहर की तरफ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, दैट मिरर इज नोन एज कनकेव। इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, दैट मिरर इज नोन एज कन्वेक्स। तो ये तो हिंदी में भी आसान है, इंग्लिश में भी आसान है। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर बनता कैसे। एक और इसका डेफिनेशन है स्फेरिकल मिरर का, ध्यान से सुनिएगा। तो गोलीय दर्पण जो होता है, किसी कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग है जिसके एक तरफ से रंजित कर दूसरे तरफ से परावर्तन कराया जाता है। ये भी डेफिनेशन है, ठीक है, कि गोलीय दर्पण होता है किसी कांच के खोखले गोले। अच्छा, गोला, गोला का मतलब गोला समझते हैं वो आप, गोला। तो गोलीय दर्पण जो होता है ना, किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा भाग होता है जिसके एक तरफ को रंजित कर देते हैं और दूसरे तरफ से परावर्तन कराई जाती है। तो आप कहिएगा सर ऐसा ही गोला होता होगा क्या? नहीं, बहुत बड़ा गोला होता है, लेकिन हम एक कंसीडर कर रहे हैं। याद रखना, कभी भी ऐसा गोला नहीं होता है, बहुत इतना ज्यादा कर्व नहीं होता है। जो आप देखते होंगे, साइड मिरर देखते होंगे या बहुत सारे मिरर देखते, इतना झुका हुआ नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा आभास होगा आपको कि हाँ ऐसा होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको कि कनकेव मिरर कैसे बनेगा और कन्वेक्स मिरर कैसे बनेगा। आसानी से आपको समझ में भी ये आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग मिरर के लिए। तो जैसे ध्यान से देखिएगा, ए हो गया आपका एक डायमेट्रिकली एक्सिस ले लिए, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे हम लोग बाद में, ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं, तो कट करते हैं। अच्छा, गोला को कट करते हैं। तो गोला को कट करते हैं, देख ऐसा, नीचे से भी कट करते हैं ऐसा। ध्यान से देखना, समझ में बिल्कुल आएगा आपको। अब क्या कर रहे हैं, तो इसको आउटवर्ड, बाहर से रंग रहे हैं, मतलब इसको सिल्वर्ड कर रहे हैं। एम एम डैश इसको कहते हैं पी, पोल इसको कहते हैं, इसको एम डैश को एपर्चर कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ध्यान से देखना, यहां पर हो जाएगा आपका एफ, और यहां बीचों बीच जो इसका होगा सेंटर, सी कहते हैं। यहां पर ध्यान से देखना एफ,
आप कहोगे एफ 2 बार कैसे लिख दिए सर? तो 2 मिरर ले रहे हैं, इसका फोकस ए, इसका फोकस ए ले रहे हैं। एक और चीज, तो यहां तक तो क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसको भी कहते हैं पी। ध्यान से देखना, पूरा साइन कन्वेंशन आपको याद हो जाए, बस कॉमन सा चीजें समझना है थोड़ा सा। अगर नहीं समझिएगा तो बाद में आप न्यूमेरिकल भी इस पर नहीं बना सकते। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं और समझना इसको यहां से जरूरी है। तो सी से पी जो होता है ना, सी से जो पी होता है, सी से पी, उसको रेडियस कहते हैं। क्या होता है ना, इसको तो आप लोग जानते होंगे, सरकमफ्रेंस। अच्छा, तो सरकमफ्रेंस को जो सेंटर से मिलाता है, अच्छा तो आप कहिएगा सरकमफ्रेंस तो गोला ले रहे हैं, नहीं तो वही सरकमफ्रेंस हम ऐसे खींचे हुए 2D में ही आपको समझा रहे हैं। तो गोला को जो मिलाता है उसको त्रिज्या कहते हैं। अब इतना भी छोटा चीज समझाने की जरूरत नहीं है, तो इसको रेडियस कहते हैं। इसको भी यहां से रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस जो हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, इस गोले का जो हुआ त्रिज्या हुआ, तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और उसको सीपी जो हुआ, तो सीपी को क्या कहते हैं? सीपी को रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरा एफपी को, तो एफपी को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोकस लेंथ, मतलब फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो सीपी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफपी को कहते हैं फोकल लेंथ, पी को कहते हैं पोल, एमएम डैश को कहते हैं अपर्चर, और उसके बाद ध्यान रखिएगा सी को कहते हैं तो क्या? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, उस गोले का, जिस गोले का, खोखले गोले का वो कटा हुआ भाग है दर्पण, जिस खोखले गोले का, इसके अब सबका डेफिनेशन लिखाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि हाँ, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अच्छा, तो खोखला जो गोला दर्पण, गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये सब चीजें टेंथ की चीजें, बेसिक चीजें, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। हम आपको साइन कन्वेंशन पर ले जाने के लिए आए हैं, ये नहीं कि हम आपको बेसिक चीजें समझा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, और समझ में ये तो चीजें आते ही होंगे आप लोगों को। तो साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन समझने का चीज है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि सारे दूरी को, अच्छा सभी दूरियों को, इसमें जो भी दूरी होगा इसका, उस दूरी को, तो सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और एक थोड़ा अलग बना देते हैं, एक अलग अलग कर देते हैं दोनों को। तो ये तो कनकेव हो गया। अच्छा सर लिख दीजिए कनकेव, ठीक है, तो कनकेव हो गया। अब अगर यही बात इधर बना लें तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एक और, एम डैश एफ सी। अब अगर ध्यान से आप देखें तो दो को हो गया, इसको क्या कहते हैं? कन्वेक्स। तो एक कनकेव मिरर हुआ और एक कन्वेक्स मिरर हुआ। अब यहां पर चिन्ह परिपाटी समझना, बिल्कुल याद कर लेना बाबू, चिन्ह परिपाटी, और आप लोग सिर्फ देखो ना, याद तो 100% हो जाएगा। तो कहते, तो पहला, तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन 5 पॉइंट्स हैं, अगर मन करे तो आप लिख सकते हो पांचों पॉइंट। हम एक एक करके पॉइंट बोलेंगे। पहला पॉइंट हम आपको चाहे तो एक बार बोल देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बोलेंगे। तो ध्यान सुनना, सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं। दूसरा होता है आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां। अच्छा, आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां धनात्मक होती है, परावर्तित किरण की दिशा में ली गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी ऊंचाइयां धनात्मक होती है, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की सभी ऊंचाइयां ऋणात्मक होती है। कॉमन सी बात हो गया, लेकिन हम यहां आपको समझा रहे हैं, सो ध्यान से सुनना। तो सभी दूरियों को ध्रुव से मापते हैं, मतलब पी से मापते हैं। दूसरा, आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां धनात्मक होती है। अच्छा, आपतित, अरे कोई, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अगर कोई आ रहा है, अच्छा कहीं से आ रहा है, तो जहां से आ रहा है घर से ही सब दूरी को ना मापते हैं, तो घर से मापते हैं तो ध्रुव से मापते हैं। ठीक है, यहां पर भी अगर कोई किसी को मारने आ रहा है
तब तो बड़ी खुशी से आ रहा होगा कि आज तो मारेंगे, बहुत मारेंगे, मतलब पॉजिटिव बन के आ रहा है। तो आ रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव, अच्छा। अब पड़ा तब, अच्छा। परावर्तित मतलब पढ़ने के बाद जो जा रहा है, तो परावर्तित तो मतलब पढ़ने के बाद, पिटाई पढ़ने के बाद जो जा रहा है, तो परावर्तित। और जब तक खड़ा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब जब तक मुख अक्ष के ऊपर की सभी ऊंचाइयां धनात्मक, और जब पड़ा है, नीचे है, डाउन है, लटक गया है, तो ऋणात्मक हो जाएगा। सीधी सी बात, बस यही आपको समझा देते हैं। यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर में हो जाएगा निगेटिव, इसके ऊपर का हो जाएगा पॉजिटिव, इसके नीचे का हो जाएगा निगेटिव। कॉमन सी चीजें यहां भी अगर देखें तो पॉजिटिव, इधर में निगेटिव। अगर इसके ऊपर देखें तो पॉजिटिव। इसमें तो नीचे बनता नहीं है, लेकिन अगर बने तो निगेटिव, ठीक है। लेकिन बनेगा नहीं, बनेगा क्यों नहीं? अगर हम नीचे ही ले लें तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। आप तो हम आपको एक और बात ही बता दें, तो आप कहिएगा कि सर सब जगह नहीं, लिखने के लिए था ये ट्रिक जो था ना, लिखने के लिए। हम आपको क्वेश्चन बनाने के लिए एक बात समझा देते हैं। जिंदगी में कभी नहीं आप क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, याद रखो। कॉपी और कलम निकालो और इस बात को लिख लो। जब कहे कि उत्तल, अच्छा उठल, तो उत्तल कहे तो उसमें फोकस और त्रिज्या धनात्मक होगा। अगर उत्तल कहे, अच्छा उठा हुआ, तो उठा हुआ कहे मतलब उत्तल कहे तो फोकस और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगा। अवतल धसा हुआ, तो धसा हुआ है तो माइनस ही होगा ना, तो अवतल कहे तो ऋणात्मक होगा। एक और चीज है, अगर इससे भी नहीं समझ में आता है तो इतना बात याद रखना, जब कोई सामने होता है ना तो निगेटिव होता है। अब पीछे में तो कुत्ते भी भौंकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सामने जो होता है उसको धनात्मक लेते हैं। तो सामने की सभी दूरियों को ऋणात्मक, तो जो सामने होता है उसको ऋणात्मक लेते हैं। सामने में अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है, पीछे में कुत्ते भूखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पीछे धनात्मक, तो पीछे धनात्मक, दर्पण के पीछे धनात्मक का सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है, मतलब ऋणात्मक। तो सामने ऋणात्मक, दर्पण के सामने ऋणात्मक, दर्पण के पीछे धनात्मक, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में निगेटिव। चिन्ह परिपाटी कंप्लीटेड। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके उपयोग कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होंगे। तो अवतल दर्पण के उपयोग में हम लोग क्या देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग जनरली, ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें आपको बताते हैं, बहुत सारे नहीं, उसको तो ज्यादातर 10th में हम लोग को देखना है। लेकिन अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं? तो सबसे पहला उपयोग है अवतल दर्पण का कि हजामती दर्पण के रूप में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। दूसरा उपयोग क्या है? तो अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट्स में होता है। किसमें होता है? हेडलाइट्स में है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च की लाइट में होता है। उसके बाद कुछ चीजें और ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में, अगर आप नहीं लिखे हैं तो इसको रख के लिख लें। ऐसे भी ये 12th के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, 10th के लिए बेसिक चीजें हैं, 10th में जरूरत है, इसलिए इसे हम लिख नहीं रहे हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, एक और चीजें याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग डेंटिस्ट लोग जो होता है, जो दंत चिकित्सक होते हैं, वो अपने मरीज के दांत को देखने के लिए, जो पेशेंट होते हैं उनके दांत को देखने के लिए, सही से उसको इलाज करने के लिए उसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। तो क्यों उपयोग करते हैं? तो इसका मतलब है कि जब F और P के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज बहुत बड़ा बनता है, तो जो छोटा सा दांत होता है वो बड़ा सा दिखता है, तो आराम से उसका उपयोग करके हम लोग देख पाते हैं कि हाँ उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जनरली हम लोग बहुत जगह पर, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, हजामती दर्पण में, दूसरा टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में, बहुत सारे चीजें हैं, सोलर कुकर में, आप कह सकते हैं कि हेडलाइट्स के लिए। तो इतने सारे उपयोग हैं, उसमें से 2-3 उपयोग आपको लिखना रहता है, समझना रहता है, और इसके ध्यान से सुनिएगा। एक इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन है जिसको आप स्टार देकर लिख लें। तो इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन क्या है जो आप लोगों के लिए जरूरत है, तो क्या है, तो अवतल दर्पण से काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब प्राप्त की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें।
अवतल दर्पण से वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब प्राप्त की जा सकती है। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, इससे बड़ा भी प्रतिबिंब बन सकता है और छोटा भी प्रतिबिंब बन सकता है। तो अवतल दर्पण से बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण का कुछ उपयोग और इसको आप समझें। अब हम लोग देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण का क्या उपयोग हो सकता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग समझिएगा। तो जैसे ही उत्तल दर्पण, तो पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं कि कैसा होता है। ऐसे तो आप लोग जान रहे हैं कि उत्तल दर्पण बार बार हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि हाँ उत्तल दर्पण होता कैसा है। एम है, एम डैश है, एफ है, सी है, पी है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? कन्वेक्स का उपयोग क्या है? तो कन्वेक्स का उपयोग सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो कन्वेक्स का उपयोग है, जो जनरली उपयोग किया जाता है, तो क्या है? तो वाहनों के साइड मिरर में। अच्छा, वाहनों के साइड मिरर में, तो मैं व्हीकल्स का जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा चीज है जो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाइड रेंज को देखने के लिए। मतलब जब क्षेत्रफल ज्यादा हो, जैसे बस में जो ड्राइवर बैठा था उसके बगल का जो शीशा होता है, उस छोटे से शीशा से वो पूरे बस को देख लेता है। तो वाइड रेंज व्यू के लिए जो ज्यादा दूरी को अगर देखना हो तो उसके लिए उपयोग करते हैं। एक और चीज है, तो इसी के लिए हम लोग एक और उपयोग करते हैं, इसका क्या? तो चौराहे पर जो शीशे का उपयोग होता है, चौराहे का शीशा जो होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है चौराहे के शीशे में? तो चौराहे के शीशे जो आपको दिखाई देते हैं, तो चौराहे का शीशा ऐसा उभरा हुआ रहता है। जो दूसरे तरफ से गाड़ी आ रहा है, वो पहले इधर से जो गाड़ी आ रहा है, इधर से जो गाड़ी आ रहा है, इधर वाले शीशा में आपको पूरा क्लियर। अगर आप देख रहे होंगे इस शीशा को तो आपको समझ में भी आ गया। देखिए चौराहे का शीशा है। अब चौराहे पर शीशा जो गाड़ी आ रहा है उसमें दिखाई दे रहा है, और वो भी छोटा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे रहा है। आप कहें कि सर अगर यहां पर अवतल दर्पण रख ले तो अवतल दर्पण अगर रख लेंगे तो गाड़ी उल्टा दिखाई देगा। और याद रखिएगा कुछ पॉइंट पर तो गाड़ी दिखाई ही नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर अवतल रखेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप उत्तल रखते हैं तो इन चीजों से बच सकते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहला जो करते हैं हम लोग साइड मिरर में करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं। दूसरा क्या करते हैं? तो वाइड रेंज को देखने के लिए करते हैं, अच्छा ज्यादा क्षेत्र को देखने के लिए करते हैं। तीसरा चौराहे के दर्पण में करते हैं। और सारा बहुत सारे चीजें हैं, मतलब इस पर लाइट जब पड़ता है तो छिटा जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत सारे उपयोग है। अब उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के लिए जरूरत नहीं। लेकिन एक पॉइंट जो आप लोग को याद करना है, तो क्या याद करना है? जो 12th के बेस के लिए है, 12th में एक बात याद रखिएगा, इससे जो बना हुआ फोटो है, जो इसका बना हुआ प्रतिबिंब है, वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा। उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तुलना में छोटा होता है। दूसरा एक और बात याद रखिएगा, इसका 1 मार्क्स और एक क्वेश्चन है, इससे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और ध्यान रखिएगा जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो इसमें एक बात बता दे, इसके फोकस और पोल, ध्रुव के बीच में ही हमेशा इमेज बनेगा। इसका मतलब कि हमेशा फोकस दूरी से कम ही इसका प्रतिबिंब का दूरी आएगा। अगर ज्यादा हुआ तो गलत होगा। और दूसरा चीज है, जब भी आप देखिएगा तो जो हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा ही होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा आप इमेज नहीं देख सकते इसमें। तो इसलिए ये सब चीजें हैं जो आप समझ जाइएगा, तो आप गलत नहीं कीजिएगा न्यूमेरिकल में। एक और बात याद रखिएगा, तो बहुत क्लियर सा चीजें हो गया। तो समतल दर्पण में भी केवल काल्पनिक ही बनता है, लेकिन सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन यहां भी केवल काल्पनिक बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है और काल्पनिक होता है। और जो अवतल दर्पण है उसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बन सकता है। अब अगले जो वीडियो में हम लोग देखेंगे तो उसमें F बराबर R/2 प्रूफ करेंगे कि कैसे प्रूफ होता है, और उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। और याद रखिएगा 10 से बिल्कुल अलग होता है 12th का F = R/2 प्रूफ करना। तो उसको हम लोग बिल्कुल समझेंगे, देखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं और स्टडी ऑन फिजिक्स गुरु।